आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण की गणना और कूलाम नियम पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी कर लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। देखिए उन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं सबसे पहले अक्ष और निरक्ष में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उत्पन्न होता है उनका क्या अनुपात आता है। ई अक्ष तथा ई निरक्ष में संबंध। देखिए ई अक्ष पर आपको पता है कितना मान प्राप्त हुआ, E इक्वल 2 kp अपॉन r क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E निरक्ष पर हुआ था kp अपॉन r क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइडेड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो देगा E अक्ष बाय E निरक्ष इक्वल 2 kp अपॉन r क्यूब डिवाइडेड बाय kp अपॉन r क्यूब। kp से kp कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, हो जाएगा E अक्ष बाय E निरक्ष इक्वल हो जाएगा 2/1। ये इन दोनों में एक रिलेशन। इसको और कैसे लिख सकते हैं, E अक्ष इक्वल 2 मल्टीप्लाई E निरक्ष, ये एक रिलेशन होता है इसमें। अब देखिए हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम लोगों ने स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित किया था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल Q इंटू 2 और इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर। इसकी एक दूसरी यूनिट भी होती है डीबाई, और डीबाई को डिनोट करते हैं डी से। अब देखिए काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक डीबाई कितनी होती है, तो देखिए एक डीबाई डी इक्वल 3.3 10⁻² पावर -13 कूलाम इंटू मीटर होता है। मोस्टली तो कूलाम इंटू मीटर ही यूज होता है, लेकिन कभी बार डिबाई पूछ ले तो इसका एक डिबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होता है, तो 3.3 10⁻² पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं, तो 6.25 10⁻² पावर 18 होता है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, 3 पार्ट। कौन कौन सा, फर्स्ट है ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा है अध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और तीसरा है प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इसके 3 टाइप है,
इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए एक ऐसा अणु जिसके धनावेशों तथा या धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया वितरण केंद्र। अब देखिए वितरण केंद्र और द्रव्यमान केंद्र यहां पर सेम ही है। कैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु ले लिया, इस वस्तु का जो टोटल वेट है वो वेट जिस पॉइंट पर केंद्रित होगा, जिस पर सिचुएट होगा, केंद्रित होगा, वो ही इसका द्रव्यमान केंद्र या वितरण केंद्र कहलाता है। अब देखिए एक ऐसा अणु जिसके धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र परस्पर संपाती हो, ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब देखिए इसके एग्जांपल देखिए, पहले यहां पर एक वर्ड है संपाती। संपाती का मतलब क्या हो, जैसे ये दे रखा है धनावेश Na+ और दूसरा दे रखा है ऋणावेश Cl-। इन दोनों का जो ये है इसका वितरण केंद्र, दोनों ही वितरण केंद्र, ये दोनों ही जो धनावेश और ऋणावेश है, इन दोनों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो संपाती होंगे। अगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे तो वो क्या होंगे, अध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर संपाती होते हैं तो होगा ध्रुवीय में, और दूसरी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, ऐसे अणु जिसमें धनावेशों और ऋणावेशों के वितरण केंद्र संपाती नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे H2O, NaCl एसिड। इसके एग्जाम्पल होंगे H2O2, N2, CO2। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी अणु के धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र अल्प विस्थापित हो, अल्प विस्थापित अर्थात विपरीत हो, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखिए विपरीत होने का क्या मतलब हुआ कि जो धनावेश है उस धनावेश का जो वितरण केंद्र है वो इस दिशा में,
तो ऋणावेश का जो वितरण केंद्र होगा वो इस दिशा में होगा, मतलब दोनों की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा वो कहलाएगा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, जो इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 0, और इस कंडीशन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। ये दोनों ही काफी पॉइंट स्पेशल है, इन दोनों में डिफरेंट बताने के लिए। पहला डिफरेंट तो यही है कि ये संपाती होते हैं, ये संपाती नहीं होते हैं। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इसमें 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण की गणना। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण या बल आघूर्ण की गणना। देखिए विद्युत क्षेत्र का यहां कंडीशन दे रखी है, तो ये एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। यह है जो विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। अब विद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है? वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव स्थित है इसमें। इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया ए बी। इसके जो बीच की आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी वो है 2 है, और जो पी वेक्टर है वो पी वेक्टर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा है -q से +q की ओर। अब देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। थीटा इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा? p वेक्टर तथा e वेक्टर के मध्य बना कोण। अब देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र में आवेश स्थित है तो उस आवेश पर लगने वाले बल का मान F बराबर QE होगा, जिसका निर्धारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं। तो देखिए ये हमने ऐसा पढ़ रखा है, E इक्वल F अपॉन Q होता है, तो F इक्वल हो जाएगा QE। तो देखिए इस कंडीशन में इस आवेश पर लगने वाले बल का मान है F इक्वल प्लस QE, और इस आवेश पर लगने वाले बल का मान है F डैश इक्वल माइनस QE। अब देखिए ये है क्या, इसके बारे में थ्योरी मेंशन करते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2a है तथा इसके संगत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p वेक्टर है तथा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। देखिए इस लैंग्वेज में क्या लिखा कि AB एक द्विध्रुव है और जिसके आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है 2 है।
और ये विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। इसके संदर्भ द्विध्रुव आघूर्ण का मान है स्मॉल p वेक्टर। अब देखिए चित्रानुसार ये द्विध्रुव है, इसके दोनों आवेश है जिस पर दो बल लग रहे हैं F और F डैश। चित्रानुसार द्विध्रुव के आवेशों प्लस q तथा माइनस q पर क्रमश F तथा F डैश बल कार्यरत है, जिनका परिमाण समान परंतु दिशा में कुछ दूरी पर विपरीत होने के कारण मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का दूसरा नाम ही है बल आघूर्ण। तो देखिए अब बल आघूर्ण की गणना करते हैं। इन दोनों बलों की दिशा है जो परिमाण इनका समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए बल आघूर्ण की गणना करने के लिए बल आघूर्ण का सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल लग रहा है इस दिशा में, दूसरा बल लग रहा है इस दिशा में। अब इन दोनों के बीच की लंबवत, मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ाई, ये बल की क्रिया रेखा हो गई, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाई। तो इन दोनों बलों के बीच की ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस कंडीशन में मैं इस बल की क्रिया रेखा को बढ़ा रहा हूं। अब देखिए इस बिंदु B से मैंने इस पर एक लंब डाल दिया। लंब डालने पर 90 डिग्री का कोण बनता और ये पॉइंट है वो है पॉइंट C। अब देखना यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश दो घटक ले रहे हैं। ये 2a है, इस 2a को मैं इस दिशा में घुमा रहा हूं। तो जिस दिशा में कोण बनता है थीटा, उस दिशा में इसका मान प्राप्त होगा 2a cos थीटा। अब देखिए इसको इस दिशा में घुमाने पर इसका मान प्राप्त होता है 2a sin थीटा। बलों के बीच की लंबवत दूरी का मान कितना आ गया यहाँ पर 2a sin थीटा। तो देखिए बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टो से। ये J का एक छोटा भाई है जिसका नाम है टो, और बल को किससे लिखते हैं F से। बल आघूर्ण के बीच बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या नाम दे रखा है BC, मैंने यहाँ लिख दिया BC। तो देखिए F इक्वल, F का परिमाण यहाँ क्या दे रखा है F इक्वल QE, और BC है, BC की जो वैल्यू है वो है 2a sin थीटा। तो देखिए तो इक्वल हो जाएगा QE मल्टीप्लाई 2a sin थीटा। तो इक्वल Q मल्टीप्लाई 2a E sin थीटा। अब देखिए 2a को Q के साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी कि P इक्वल होता है Q इंटू 2a, इसलिए तो इक्वल हो जाएगा PE sin थीटा। ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला बन गया। लेकिन इससे जो एक बना एक फॉर्मूला PE sin थीटा, क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सदिशों का गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, जिसको बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक गुणनफल पढ़ रहे हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल ab sin थीटा। तो देखिए ab sin थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहाँ पर लिख रखा है pe sin थीटा। तो किससे लिख रहे हैं इसको, देखिए तो इक्वल p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो देखिए वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी
सदिश गुणनफल में कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से सदैव एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो देखिए दोनों सदिश राशियां, इनका क्रॉस गुणनफल है, इससे प्राप्त होने वाली भौतिक राशि भी कैसी होगी? सदिश। अब देखिए आपको पूछ ले कि टो की दिशा क्या होगी, तो देखिए टो की दिशा किस तरह का निर्धारण करेंगे? तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत होती है। तो देखिए इसमें x एक्सिस किसको प्रदर्शित करेगी, y किसको प्रदर्शित करेगी और z किसको? तो z है उसको मैंने ले लिया टो और इसको ले लिया p वेक्टर e वेक्टर। तो जो टो का मान है वो p तथा e से बने तल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इस टो को z पर ही लें, x पर भी ले सकते हैं, y पर भी ले सकते हैं। तो अगर x पर लोगे तो y और z इसका निर्माण करेंगे, दिशा प्रदान करेंगे। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इसमें तीन कंडीशन और है, केस है इसके, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। देखिए केस का क्या मतलब होता है? हिंदी में केस को कहते हैं स्थिति। अब देखिए इफ यदि p वेक्टर पैरेलल e वेक्टर, मतलब p और e दोनों ही समांतर हो, देन थीटा इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 होते ही टो इक्वल p e साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 0। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ p वेक्टर परपेंडिकुलर e वेक्टर देन थीटा इक्वल 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत, लंबवत होने पर थीटा 90 डिग्री। तो देखिए टो इक्वल हो जाएगा p e साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टो इक्वल हो जाएगा p e, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। और टो इक्वल इधर इफ p वेक्टर एंड e वेक्टर आर ऑपोजिट देन थीटा इक्वल 180 डिग्री। टो इक्वल हो जाएगा p e साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो देन थीटा इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा स्थायी कंडीशन है, कौन सी अस्थायी कंडीशन है। तो ये 0 वाली कंडीशन होगी वो होगी स्थायी, और ये जो कंडीशन होगी वो होगी अस्थायी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक तो क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। देखिए कूलम्ब्स का लॉ हम सबने पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F इक्वल की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। दो समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश परस्पर एकांक मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 90 न्यूटन है, तो आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आवेश है,
दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, और उनका परिमाण भी समान है। दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कितना है, 1 न्यूटन है। तो कह रहा है कि आवेश Q का मान ज्ञात करना है। देखिए ये चार्ज Q1 है, ये Q2, दो आवेश हो गए। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल r, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू है 90 न्यूटन, और R की वैल्यू है 1 मीटर। तो देखिए कंडीशन यहाँ क्या दे रखी है, समान परिमाण तथा समान प्रकृति। तो आवेश कितने दे रखे हैं, 2, Q1 और Q2, दोनों ही समान है, तो ये समान हो गए। इसलिए मैं इनको क्या लेट कर लेता हूं, लेट का मतलब मान, दोनों आवेशों का मान लिया Q। इस कंडीशन में अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको फाइंड करना चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है, वी नो दैट कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इक्वल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, Q। तो पहले Q की वैल्यू पुट करते हैं, तो F इक्वल K Q बाय R स्क्वायर। तो फॉर्मूले में हमें Q की वैल्यू पुट बाद में करेंगे, पहले फाइनली क्या मिलेगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इसको इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो FR स्क्वायर इक्वल KQ स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा FR स्क्वायर बाय K। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज। तो देखिए क्या कंडीशन होगी, Q स्क्वायर इक्वल F की वैल्यू है यहाँ पर 90, R की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 9 की K की वैल्यू होती है 9 10⁻⁹। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कूलम्ब्स लॉ में हमने स्टडी कर ली थी। देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स Q स्क्वायर इक्वल 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, Q स्क्वायर इक्वल 10⁻1 10⁻�9, तो देन 10⁻⁸। इसमें आधा समान होने पर घातें घटेगी, तो 10 की घात -8 हो जाएगी। Q स्क्वायर, Q इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 10⁻⁻8, देन Q इक्वल प्लस माइनस 10⁻⁻4। अब देखिए आवेश प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि समान प्रकृति और समान परिमाण का आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही मैंने यहाँ पर शो किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चालक गोलों पर आवेशों का मान 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब और 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब है, तो F की वैल्यू फाइंड कीजिए। वायु में आवेश स्थित है, आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और उस पे चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। देखिए चार्ज Q1, चार्ज Q2, आवेश Q1 और Q2 10⁻⁻⁷, 3 × 10⁻⁻⁷, ये Q2 है और ये है Q1, और इसके जो R है, R की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो MKS CGS में अभी, तो इसको MKS में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया, और इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, F। और हमने अभी पढ़ा था वी नो दैट F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 10⁻⁹, Q की 2 10⁻⁻⁷, 3 10⁻⁻⁷, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो देखिए
9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 10⁻⁹ 10⁻⁻14 7 7 ऐड होकर 14 हो गया, ये 9 एज इट इज हो गया, डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 400 और इसका करने पर हो जाएगा -4। अब देखिए इसको इससे कैंसिल किया तो ये हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे, फिर 10⁻⁹ 10⁻⁴ 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 10⁻², या 200 था 2 पर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए 27/2 मल्टीप्लाई 9 and 4 13 14 2 16। अब आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या बचेगा, F इक्वल 27/2, फिर यहाँ होगा 10⁻⁻3, इसको डिवाइड करने पर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0.5 10⁻⁻3 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा बल आघूर्ण, ध्रुवीय, अध्रुवीय और प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव, और उसके कुछ डिब्बे में मात्रक का मान भी पढ़ा। एक आवेश होता है, एक आवेश कूलम, उसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है, और कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़े। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।